जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है किस चीज को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, किसको, मैनेजमेंट जजमेंट को। अब आपको पता होगा कि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होली एंड सोली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की, राइट। तो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, आइटम्स होते हैं, लाइन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, लाइन आइटम ऑफ पीएल की, जिसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, एस्टिमेट्स लगाना पड़ता है। तो उन एस्टिमेट्स को लगाने के लिए हमें मैनेजमेंट की जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है विद आर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो आई हैव वन एग्जांपल फॉर यू, जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। जैसे हमारा पीएल में एक आइटम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जिसे हम डेबिट करते हैं, राइट। और जो बैलेंस शीट है उसमें डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करके फिर नेट डेटर्स दिखाया जाता है, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल डेटर मेरे कितने थे, 80 lakhs के थे, कितने के थे, 80 lakhs के थे। अब मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, 5 lakhs के डेटर्स को प्रोविजन, 5 लाख का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इनडायरेक्टली क्या बोल रही है कि मेरे पास टोटल डेटर 80 है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के ही जो डेटर है वो क्या मारेंगे, डिफॉल्ट मारेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहना चाहती है कि 75 lakhs के जो डेटर है वो क्या रहेंगे, मेरे पास कलेक्टेबल एंड रिकवरेबल रहेंगे, बट उसके पास, मैनेजमेंट के पास कुछ पेसिस ही नहीं है। ये उसकी जजमेंट थी, उसने एस्टिमेट लगा के प्रोविजन बना दिया। बट अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर प्रीवियस कुछ सालों से क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है सेम क्लाइंट की, तो उसके पास डेटर एजिंग रहती है, लिस्टिंग रहती है, इनवॉइसेस सब रहता है उसके पास, उसने सब एनालिसिस कर रखा होता है। तो उसको ये याद आता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग तो जितना मेरे पास डेटर का अमाउंट रहता था 10% ही डिफॉल्ट रेट आता था, ठीक है। अब 10% डिफॉल्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर 80 lakhs के डेटर है तो मेरा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कितना बनना चाहिए, 8 lakhs का, है ना। बट मैनेजमेंट ने कितना बना रखा है, 5 लाख का। तो यहाँ पे ऑडिटर को अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी। सबसे पहले वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं 5 लाख क्यों बनाया है, 8 होना चाहिए, नहीं। पहले वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाके पूछेगा व्हाट इज रैशनली बिहाइंड दिस, यू हैव क्रिएटेड ओनली द डेटर ऑफ 5 lakhs, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, और सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पास डिफॉल्ट रेट 10% है, तो आप 8 लाख से तो कम का प्रोविजन ले ही नहीं सकते, आपको 8 लाख का लेना है। तो यहाँ पे अब ऑडिटर क्या करेगा, या तो इग्नोर मारे या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री डलवाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो यहाँ पे जजमेंट ये कहेगी कि पहले तो वो रैशनल लेगा, रैशनली लेने के बाद जस्टिफिकेशन को जज करने के बाद क्या करेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री डलवा देगा। तो ये क्या था, मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए भी ऑडिटर को क्या चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, that is drawing of conclusion based on the audit evidences obtained. For example, assessing the reasonableness of the estimates made by management in preparation of financial statement. जब भी ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन हुए हैं उसके बेसिस पे ऑडिटर को क्या देना पड़ता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है, और वहां पे ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट में वारंट लायबिलिटीज खड़ी की हुई है, ठीक है। अब मुझसे ये मत पूछना कि वारंट लायबिलिटीज क्या होती है, सीए फाइनल वालों ने इंडेस 102 में पढ़ रखा है, ईसोप में, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑप्शन स्टॉक प्लान्स में पढ़ रखा है, ठीक है। उसमें हम वारंट लायबिलिटी भी देखते हैं, कैलकुलेशंस होती है अपनी, तो ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि वारंट लायबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पे अब ऑडिटर का एनालिसिस बोलते हैं कि अपनी जो वारंट लायबिलिटीज है वो 15 lakhs की होनी चाहिए,
बट मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर रखा है, 20 lakhs का रखा है। तो यहाँ पे वो बोलेगा कि ईसॉप कैलकुलेशन इंड एस के अकॉर्डिंग तो मेरा ये कैलकुलेशन आना चाहिए, आपने 20 lakhs कैसे दिखा रखा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हुआ है, वो चीजें मुझे पता हो। अगर वो सेटिस्फाइड होगा देन अगेन ओके, नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, एस्टिमेट्स को अनरीजनेबल बोलेगा एंड फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि अब करना क्या है। तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंसेस को जो कंक्लूजन बनाना है, ऑडिट एविडेंसेस जो उसने ऑब्टेन करे हैं मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को लेके, उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड है, राइट। देन उसके बाद अपने पास कुछ और भी टॉपिक्स है प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम में क्या करोगे, बुलेट पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको 2-4 लाइनें इधर से भी लिखनी पड़ेगी, कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये बता देती हूँ कि जो ये बेसिकली A25 है, वो पैरा हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 220 के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेंशियस मैटर्स के बारे में बता रखा है, वो चीजें हाँ, बट मैं एक बार मीनिंग तो जरूर बता दूंगी, बट ऑडिट लैंग्वेज की प्रॉपर हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ऐसे 220 में पढ़ने वाले हैं, ऐसे 220 एंड ऐसे एक अपना SQC 1 हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है दोनों बेसिकली, तो वो हम देखेंगे आफ्टर ऐसे 200 के बाद एक बार 210 देखना पड़ेगा, फिर 210 के बाद 220 और SQC 1 वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 230 पे आएंगे, ठीक है। तो द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ प्रोफेशनल जजमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ एन ऑडिटर इज दैट it is exercised by auditor whose training, knowledge and experience have assisted in developing the necessary competence to achieve reasonable judgment। तो अब ये बोला है कि प्रोफेशनल जजमेंट आप कब एक्सरसाइज कर पाओगे, जब आप वेल ट्रेन्ड हो, आप में बहुत नॉलेज है एंड उस नॉलेज के बेसिस पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, उससे आपकी स्किल्स डेवलप हुई है और कॉम्पिटेंस डेवलप हुई है टू अचीव द रीजनेबल जजमेंट। ये बोला है, ये कोई कुछ खास पैराग्राफ नहीं था, इसको हम एग्जाम में नहीं लिखने वाले हैं, मेन ये आता है, इसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी, बट डिटेल में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं ऐसे 220 में। द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इन एनी पर्टिकुलर केस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ही था कि जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो हमें बुक में नहीं लिख के दी जाती, वो हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ही पता चलता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चलता है। Consultation of difficult on or contentious matter during the course of audit, both within the engagement team and between the engagement teams। within engagement team का मतलब हो गया जो हमारी स्पेसिफिक engagement team है, बिटवीन द एंगेजमेंट टीम का मतलब हो गया हमारे अलावा दूसरी टीम भी हो सकती है, हो सकता है कि एक टीम को लगा रखा है रिवेन्यू को चेक करने में, दूसरी टीम को लगा रखा है इन्वेंट्री को चेक करने में, तीसरी को लगा रखा है डेटर, और जो ये रिवेन्यू है, डेटर है, इन्वेंट्री है, ये इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा ना दूसरी एंगेजमेंट टीम से भी। एंड अदर एट दी अप्रोप्रिएट लेवल विद इन और आउटसाइड दी फॉर्म। इसमें हम ऑडिटर एक्सपर्ट की भी हेल्प लेते हैं, मतलब ये धीरे धीरे आएगा। जो मैंने ऑडिटर एक्सपर्ट बोला आपको, इसके लिए भी अलग से 600 सीरीज है, ठीक है। और जो ये मैं इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट पार्टनर ये सब बोल रही हूँ, ये क्या है, इसका अलग से ऐसे है, ऐसे 220 एंड SQC 1। तो ये रिस्पेक्टिव एसेज में हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल्ड मैनर, यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो कॉन्टेंशियस एंड डिफिकल्ट मैटर का क्या मतलब हुआ, आई हैव एग्जांपल फॉर बोथ द लेवल CA फाइनल एज वेल एज CA इंटर। तो कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर, कंसल्टेशन किससे लेंगे, एक तो जो हमारा टीम का एंगेजमेंट पार्टनर होगा, प्लस जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट होगा, हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एसिस में तो ऑडिटर खुद ही सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो वहां पे अपने पास है 115 के बारे में किसको नहीं पता है, CA फाइनल वाले बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें ना पता हो, इट इज द नाइटमेयर फॉर CA फाइनल। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या फिर 6 या फिर 1 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे 5 साल 6 साल 10 साल भी जाते हैं। तो वहां पे रिवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि उसमें वेरिएबल कंपोनेंट कितना होगा, फिक्स्ड कंपोनेंट कितना होना चाहिए, इंसेंटिव जो है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबे समय तक चलने वाला है, एस्केलेशन क्लोज भी रहेगी उसमें, कुछ मॉडिफाई भी हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन,
बेस्ड ऑन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो उस मॉडिफिकेशन को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली करना है या प्रोस्पेक्टिवली करना है, वो डिपेंड करेगा एज पर द लिटरेचर ऑफ इंड AS 115 एंड द प्रिवेलिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। अभी ये अपना इंड AS 115 नहीं चल रहा है तो मैं इन टर्म्स को तो नहीं समझाऊंगी, बट आई होप कि अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो उससे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीए इंटर लेवल पे। सीए इंटर लेवल पे आई हैव एन एग्जांपल की रिटेल चेन स्टोर्स का। ठीक है, अब जो ये रिटेल चेन वाला क्लाइंट है, इसके दो सेगमेंट है, एक ऑनलाइन वर्क प्लेस है और एक ऑफलाइन आउटलेट है। बट कैच ये है कि ऑनलाइन वर्क प्लेस और ऑफलाइन आउटलेट दोनों ही जो वर्क स्पेसिस है वो कौन संभालता है, सेम एम्प्लॉय संभालते हैं। एम्प्लॉयज को तो जो सैलरी मिलनी है मिल जाएगी, बट हाउ वी विल बी गोइंग टू प्रेजेंट दीज सैलरी एक्सपेंसेस एंड एलोकेट देम इन आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन टू सेगमेंट्स विच इज ऑनलाइन वर्क प्लेस एंड ऑफलाइन आउटलेट। तो उसमें किस तरीके से एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हम इंटर के हिसाब से AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग की लिटरेचर देखने वाले हैं। ठीक है, और डिटेल में जाऊं तो अपना कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डायरेक्ट लेबर की भी बात करते हैं। अगर कुछ डायरेक्ट लेबर भी यहाँ आए होंगे तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कॉस्टिंग करना पड़ेगा मुझे, जो की ड्राइवर वाला फंडा होता था। तो सी इंटर वाले को कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो ये क्या था कंसल्टेशन कि किस तरीके से, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी इंडस्ट्री में तो बहुत चीजें होती है ऐसी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वी हैव फिर उसके बाद हाउ टू इवेल्युएट प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट को कैसे इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट की, एक तो ये हमारा बेस होगा फैक्ट्स पे, फिर हम यूज करेंगे AS एंड इंड AS को और लॉजिक्स लगाएंगे जो कि कंसिस्टेंट हो गए टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब मिस्टेक होगी तो ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस मिस्टेक को इग्नोर कर दे, बट सेकंड ऑप्शन ये है कि इग्नोर ना करे और उसको डॉक्यूमेंट कर दे, कि भले ही मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो तो भी डॉक्यूमेंट कर दे कि हम इस पे ज्यादा वेटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रैशनल है उस चीज का, तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एज पर ऐसे 230। ये भी अपना अलग ऐसे है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जजमेंट, जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, और इस पे लिखा है ऑलरेडी डिस्कस। कैसे, मैंने तो तुम्हें बता दिया है। नहीं मैम आपने नहीं बताया। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जजमेंट का मतलब देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में हमें जजमेंट चाहिए, तो अब मैंने यहाँ पे 5% क्यों लिया, उस चीज का रैशनल मैं दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट क्यों मैंने लिया एज बेंचमार्क, उसका रैशनल दूंगी। तो ये क्या है, जजमेंट थी मेरी। मैंने बताया था ना विच एरिया विल बी ऑफ जजमेंट, तो यहाँ पे उस चीज को डॉक्यूमेंट करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने लोन कोवेनेंट के बारे में बताया था उस चीज को डॉक्यूमेंट करूंगी। फिर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट में कि मैंने ईयर एंड का ही टाइम क्यों लिया, मैंने सैंपल बेसिस क्यों किया, तो उसका मुझे रैशनली लिखना पड़ेगा। तो मतलब जजमेंट लगाई ना मैंने यहाँ पे, तो उसी जजमेंट मैंने क्यों लगाई उस जजमेंट को, तो वो रैशनली मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर कंफर्मेशन का भी इस तरीके से चलता है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन पॉइंट्स के अंदर ही, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के अंदर। फिर उसके बाद है प्रोफेशनल जजमेंट इज नॉट अ गैस वर्क। जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो गैस वर्क नहीं है, और ना ही ये भाईचारे वाला वर्क है कि मैनेजमेंट ने बोला मेरा भाई तू, मैंने ऐसे उसको बता दिया कि अच्छा ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से मैंने ये अमाउंट डिस्क्लोज कर रखे है, ये इंडेक्स 2 के हिसाब से ये ऐसे है वैसे है, ऑडिटर ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं और बोल दिया हाँ तू जो कह रहा है वो ठीक ही होगा। ऐसे नहीं होता। ऑडिटर मैनेजमेंट की बात पे पूरा पूरा रियलाइज नहीं कर सकता, उसको अपने एंड पर डेटा ट्रेंड एंड एविडेंसेस को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या था, प्रोफेशनल जजमेंट के लेफ्ट राइट वाले पॉइंट्स थे जो कि हमें लिखने पड़ सकते हैं, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि जो ये हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना इसमें आएगा तो जो मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल जजमेंट कैन बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन वेदर द जजमेंट रीच reflect a competent application of auditing accounting principles and is appropriate in light of the consistent with the facts and circumstances। अब प्रोफेशनल जजमेंट मैंने ठीक अप्लाई किया या नहीं, मतलब किसने,
ऑडिटर ने प्रोफेशनल जजमेंट ठीक अप्लाई की है या नहीं, वो किससे पता चलेगा? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल से और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जो कि मेरे अलाइन होने चाहिए किससे? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एट प्रेजेंट टिल दी ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। जब अकाउंट फाइनलाइज हो जाते हैं, फाइनलाइज होने के बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट देता है, तो वो रिपोर्ट वाला डेट जहाँ पे उसे साइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो होता है, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन उसके बाद है प्रोफेशनल जजमेंट नीड्स टू बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल जजमेंट आपको इंटरिम बेसिस पे लगानी है या डे 1 पे लगानी है या डे लास्ट पे लगानी है, आपको थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड लगाना पड़ेगा। इट also needs to be appropriately documented. In this regard, the auditor is required to prepare audit documentation sufficient to enable an experienced auditor having no previous with the audit. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल मेरे को ऑडिटर रखा है कंपनी ने, बट अगले साल किसी और को रखेगी, तो वहां पे आई विल बी लाइएबल कि मैंने पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रखा हो, राइट? ताकि जो नया इंसान आए वो मुझे कॉल करके बार बार परेशान ना करे कि भाई ये वाला चीज कहाँ पे था, ये कहाँ पे था। तब भी तुमने सुना होगा कि जो बिग फोर्स है उनका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि कैसे होता है वो ना, हर चीज का कि कौन सा अमाउंट कहाँ, कौन सी फाइल से उन्होंने उठाया, किस सोर्स से लिया है, वो सारा रेफरेंस वो दे के चलते हैं, टिक एंड टाई आउट बोलते हैं, वो सब करके चलते हैं वो। To understand the significant professional judgment made in reaching conclusion on significant matter arising during the audit. Professional judgment is not to be used as the justification for the decision. प्रोफेशनल जजमेंट को जस्टिफिकेशन के जैसे यूज नहीं किया जाएगा कि डिसीजन प्रोफेशनल जजमेंट पे लिया है, नहीं, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस्ड किस पे रहेगा? फिर भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द एंगेजमेंट और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है? वो तो बस हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हैं, एरर एंड फ्रॉड को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना जो प्रोफेशनल जजमेंट का टॉपिक है वो क्या हो जाता है? ओवर। इसमें कोई दिक्कत है? समझ में अच्छे से आ गया? बट बात ये कि लिखना कितना है। ये पैराग्राफ लिख देना कि प्रोफेशनल जजमेंट एसेंशियल है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट के लिए, फिर ये 5 बुलेट आ जाएंगे, ये एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये जरूर लिख देना कि कंसल्टेशन लेना पड़ता है डिफिकल्ट एंड कॉन्टेंशियस मैटर पे, ठीक है? फिर उसके बाद ये लिखना पड़ेगा ही कि प्रोफेशनल जजमेंट को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि एप्रोप्रिएट हो गए, कंसिस्टेंट हो गए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस के। फिर उसके बाद ये लिखना है कि प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट दी ऑडिट एक्सरसाइज की जाती है, ये लिख के खत्म आंसर को, ठीक है? तो इसमें आई थिंक कुछ नहीं रहा है, तो यहाँ अपना ओवर हो जाता है प्रोफेशनल जजमेंट का टॉपिक। Now we are ready to go with another topic of essay 200, that is professional skepticism. क्या? Professional skepticism. ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, we will be having more time. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अब देखो मैं बेयर ऐसे से पढ़ा रही हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारा कुछ समझा के चलोगे, और जो रिपीटेशन है या हम डिटेल में किसी और ऐसे में पढ़ने वाला है वो वाला टॉपिक तो उसी रिस्पेक्टिव ऐसे में देखेंगे। जैसे ऑडिट एविडेंसेस है, उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया था कि सफिशियंसी क्या होती है और अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है, बट उसको डिटेल में हम क्या कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ऐसे 500 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, और जो ऑडिट रिस्क है वो हम ऐसे 300 सीरीज में पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका ओवरव्यू थोड़ा तो मैंने दे ही दिया था। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? बीइंग अलर्ट टू सिचुएशन एंड हैविंग द क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। जो भी आपकी क्वेरी आएगी वाइल ऑब्जर्विंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप किससे इंक्वायरी लोगे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे जो एट द टाइम क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू सिचुएशंस। अब सिचुएशन कौन कौन सी, उसी की तो बात करनी है हमें यहाँ पे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। हमने कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं,
बट जो पहले से ही दूसरे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए गए थे, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि मुझे सेम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उस चीज में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ रहे हैं हम, तो जैसे ऑडिट एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंसेस, किस तरीके से, जैसे इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का ऑडिट कर रही हूँ मैं, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मैं क्लोजिंग स्टॉक देख रही हूँ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक मैं फिजिकली वेरीफाई करके आ रही हूँ इन्वेंट्रीज को। तो वहां मुझे पता चल रहा है कि रिकॉर्ड में तो 50 लिखा हुआ है, 50 lakhs, बट फिजिकल वेरिफिकेशन में मैंने पाया कि ओनली 40 lakhs की ही वैल्यू बची है इन्वेंट्री की। तो यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मुझे क्या कहती है कि सबसे पहले तो मैनेजमेंट से पूछो, और साथ ही बैक ऑफ माइंड में ये देखो कि अलर्ट टू सिचुएशन में क्या कि हो सकता है, इट इज द पॉसिबिलिटी दैट की जो मिस्टेक, या तो ये मिस्टेटमेंट है मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, या फिर ये अनइंटेंशनल मिस्टेक है यानी कि एरर है, या फिर इन्वेंट्री का पिलफरेज हो सकता है, और जो पिलफरेज अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जहां से मुझे इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है पीएल के थ्रू। तो यहाँ पे या तो जर्नल एंट्री डलेगी राइट ऑफ की, वो तो डलनी है वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन में, जब हम देख ही लेंगे कि 40 lakhs का वैल्यू बचा है बट बुक्स में 50 lakh कैसे दिखा दिया, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, स्केप्टिसिज्म कहाँ पे आ गया कि मतलब एक वो रिकॉर्ड्स, एक एविडेंस वो बनाए थे कि रिकॉर्ड्स में 50 थी, और कुछ एविडेंसेस मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन से ऑब्टेन किए थे उसमें 40 निकला, तो ये दोनों ही एविडेंस क्या कर गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा मैनेजमेंट से। देन उसके बाद मेरे पास है information that brings into question the reliability of documents and the response to the inquiries to be used as the audit evidences। एक तो मैंने कुछ इंक्वायरीज करी थी मैनेजमेंट से, ठीक है, मैनेजमेंट से तो इंक्वायरी कर ली, बट जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, फेक है। इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन दैट क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट और इंक्वायरी रिस्पॉन्स, इंक्वायरी रिस्पॉन्स किससे, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, ऑडिटर क्या कर रहा था, क्रेडिटर्स का ऑडिट कर रहा था, क्रेडिटर जो लाइन आइटम होता है अपना बैलेंस शीट में, उसको देख रहा था कि क्रेडिटर्स ठीक अमाउंट पे रिकॉर्डेड है कि नहीं। तो मैनेजमेंट से उसने क्या किया, सैंपल बेसिस पे 10 सप्लायर के इनवॉइसेस मंगाए, 10 अलग अलग सप्लायर के, मतलब कोई सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी। अब वो बड़े बड़े वेंडर्स है, अब बड़े वेंडर्स का इनवॉइसेस लिया, अब ऑडिटर ने पता क्या पाया, 10 अलग अलग सप्लायर है और उनसे मैंने 10 इनवॉइसेस मंगवाए एक एक पार्टी से अलग अलग। तो जो इनवॉइसेस है, एक तो वो सेम फॉर्मेट में थे, उस पे इनवॉइस नंबर नहीं था, और जो जीएसटी नंबर, किसी में तो जीएसटी नंबर था ही नहीं और किसी में इनवैलिड था। तो अब बीइंग एन ऑडिटर या बीइंग एन आम इंसान भी, आप क्या समझ सकते हो कि अलग अलग वेंडर से आ रहा है, मान लो अमेजोन से आएगा तो अमेजोन का इनवॉइस का जो फॉर्मेट है, डिजाइन है, वो अलग मिलेगा, साइज ऑफ इनवॉइस भी अलग मिलेगा। मीशो से आया होगा तो उसका अलग होगा, फ्लिपकार्ट का होगा तो उसका इनवॉइस अलग होगा। तो मतलब 10 अलग अलग सप्लायर से मैंने इनवॉइसेस लिए हैं मैनेजमेंट से, 10 अलग अलग सप्लायर के, तो वहां पे मेरा फॉर्मेट कैसे सेम हो सकता है, प्लस इनवॉइस नंबर क्यों नहीं है। सारी बड़ी जो वेंडर्स हैं उनके पास ईआरपी सिस्टम होता है जिसमें कि इनवॉइस नंबर वो जनरेट करके देते हैं ऑटोमेटिकली, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, तो इनवॉइस नंबर क्यों नहीं है, प्लस जीएसटी अगर लिखा है तो वो इनवैलिड क्यों है। तो यहाँ पे डाउट आ जाता है किस पे, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे, कि डॉक्यूमेंट ही गलत है। आप खुद ही बताओ कि 10 अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग इनवॉइस का फॉर्मेट रखेंगे, सब रखेंगे, तो वो सेम कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गई, क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लस अब हम बात करते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट का हो गया, प्लस अब एग्जाम्पल लेते हैं इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब ऑडिटर ने क्या किया, डेटर का ऑडिट करना शुरू किया। तो डेटर में मैनेजमेंट से क्या पूछा ऑडिटर ने कि जो ये डेटर है 10 लाख के एक पार्टी से, आपको लगता है ये कलेक्ट हो जाएंगे। मैनेजमेंट बिंदास बोलती है कि हाँ हाँ भाई हो जाएंगे, अपना यार दोस्त है ये तो दे ही देगा। बट
अ, अब उसने मैनेजमेंट ने तो ऐसे बोल दिया, बट मैनेजमेंट को पहले से ही पता था कि जो ये वाला डेटर है एबीसी नाम का, ये तो इंसॉल्वेंसी में चला गया है। जो इंसान, सॉरी, जो पार्टी इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है उससे आपको पैसा कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे अब ऑडिटर ने इससे मैनेजमेंट से इंक्वायरी तो कर ली थी, उसने बोला कलेक्टिबल। लेकिन जब ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए ऑडिटर ने, तो उसने पाया कि जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कर गई इंक्वायरी, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इंक्वायरी रिस्पॉन्स पे। ठीक है। देन वी हैव कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड्स। ऐसी कंडीशन जिसमें कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास दोनों ही टास्क है। पहला, वही सेम एम्प्लॉय कैश भी हैंडल करता है, मतलब कैश काउंटिंग, कैश डिसबर्समेंट सब वही देखता है, प्लस रिकॉर्ड भी वही करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है फ्रॉड करने के, कि जो ये एम्प्लॉय है, जो ये अकाउंटेंट है, जब सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, कैश कलेक्ट करने की, डिसबर्स करने की, पेमेंट करने की, रिसीट्स लेने की, और रिकॉर्ड भी यही करता है, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। और बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमने ये भी पाया कि बार बार कैश शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश शॉर्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एंड माइंड क्या बोलता है, अलर्ट टू सिचुएशन क्या बोलता है, कि यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो रहा होगा। बार बार जब कैश की शॉर्टेज पड़ती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैश का चोरी किया जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। एक कैश को हम वैसे भी चोरी कर सकते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग का प्रोसेस होता है, वो जब ऐसे 240 आएगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। बट जो क्यूरियस है वो ऐसे 240 में जाके देख सकते हैं टीमिंग एंड लीडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना circumstances that suggest the need for audit procedure in addition to those required by the assets। जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे ने बोले हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी हमें लगाने पड़ सकते हैं। अब ये कौन से केसेस हो गए, ये तब होगा सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग एडिशनल प्रोसीजर, जैसे कि अनयूजुअल लार्ज वॉल्यूम सेल्स है बिटवीन 29 टू 31 मार्च, यानी कि ईयर एंड पे, और ईयर एंड के भी लास्ट 3 दिन में। तो इसका जो स्केप्टिसिज्म है, जो अलर्टनेस है, वो कहाँ पे जाएगी कि ईयर एंड पे रिवेन्यू क्यों बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन है ईयर एंड पे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैनेजमेंट को हो सकता है बोनस चाहिए होगा, और वो जो बोनस है किस पे बेस्ड होगा, रिवेन्यू फिगर पे। तो वहां पे मैनेजमेंट ने अब ये देखना शुरू किया कि ईयर एंड पे जो रिवेन्यू है वो तो अपना कम ही है, जिससे कि हमें बोनस कम मिलेगा, बोनस कम मिलेगा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये चीज भी वैसे हम डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं, ऐसे 240 में, जहाँ पे हम मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब सारी चीजें जो है ना इंटरलिंक्ड है। एज अ कभी होगा ही नहीं कि अगर तुम इंटरेस्ट लेके ऑडिट पढ़ोगे तो वहां पे कभी नहीं होगा कि तुम पिछला पढ़ा हुआ भूल जाओ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लिंकेज बना के पढ़ रहे हो। अगर लिंक बना के पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना मल्टीपल एसेज का रेफरेंस देना पड़ता है केस स्टडीज में। ठीक है। तो ये था अपना फोर्थ सिचुएशन। तो इसको इसी तरीके से ही लिखना है, जब अगर क्वेश्चन आएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह, तो इसी तरीके से लिखना है। देन वी हैव maintaining the professional skepticism throughout the audit is necessary is for example to reduce audit risk of। अगर ऑडिटर क्या चाहते हैं कि उसका जो रिस्क है वो कम हो जाए, तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट दी ऑडिट। हमने प्रोफेशनल जजमेंट में भी यही पढ़ा था कि जितना टाइम तक ऑडिट चलेगी हमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी डे 1 से लेके डे लास्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट तक हमें करना पड़ेगा मेंटेन। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, किस किस चीज के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांस, एक तो अनयूजुअल सर्कमस्टांस को ओवरलुक करने का, और ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अब इतने भारी भारी शब्द है, समझ आई नहीं होगे, चलो हम इनको समझते हैं विद आवर एग्जांपल्स।
सबसे पहला अपने पास है ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांस। जैसे कि अगेन वही है, ईयर एंड सेल्स क्या हो गई, बूस्ट हो गई। क्या हो गई, बूस्ट। बूस्ट यानी कि पहले मेरी मान लो कहीं जाके 7 लाख, अब वो एकदम से 2 मिलियन हो गई। 7 लाख से क्या हो गई, एकदम से 2 मिलियन हो गई। ठीक है, 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 0.2 CR। तो यहाँ पे मेरा शक जाएगा ना कि ईयर एंड पे कैसे हो गई ये चेंज। तो पहला तो मैं तुम्हें रीजन बता ही चुकी हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, कि मैनेजमेंट ने रिवेन्यू को इन्फ्लेट करने की कोशिश की होगी बोनस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उनका बोनस शायद हो सकता है कि रिवेन्यू के टारगेट पे हो। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एनी गैसेस? सीए इंटर वाले तो खैर अभी आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते। सीए फाइनल वाले, अगर तुमने ऐसा कोई केस देखा है जहाँ पे अचानक से रिवेन्यू बूस्ट हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमें सबको ही पता होता है, फ्रॉड के चांसेस होते हैं, बट पॉजिटिव क्या हो सकता है, सोच सकते हो क्या? आई एम गिविंग यू 30 seconds, प्लीज थिंक एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो कंपनी है वो उसने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया हो। और न्यू प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल को ही देख लो, जैसे ही कोई नया मॉडल निकालता है, नए मॉडल को निकालने के अनाउंसमेंट वाली रात को ही इतनी भीड़ हो जाती है, लोग वहां पे स्टोर के पास बैठ के अपनी रात गुजारते हैं, सो भी वही जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और जिसकी वजह से ईयर एंड पे सेल्स बूस्ट हो गई। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आप यही बोलोगे कि अनयूजुअल फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके पीछे नेगेटिव रीजन ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। यू हैव टू चेक विद ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर्टेनिंग टू दैट। ठीक है, तो ये क्या था, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांस, यानी कि हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर उसके बाद है ओवर जनरलाइजिंग। ओवर जनरलाइजिंग ऑफ द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी जो परचेज ट्रांजेक्शन है ना 1 मिलियन होती है, 2 या 3 महीने की जो परचेज ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, अमाउंट ऑफ परचेज नहीं बोल रही। ठीक है, नंबर ऑफ जो परचेज ट्रांजेक्शन है वो कितनी है, 1 मिलियन है। उसमें से ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ 5 परचेज ट्रांजेक्शन को क्या किया है, चेक। 1 मिलियन के डेटा में उसने सिर्फ और सिर्फ 5 परचेज ट्रांजेक्शन चेक किया है। और कोइंसिडेंस ये है कि वो पांचों ही ट्रांजेक्शन ओके थी, उसमें कोई गलतियां नहीं थी। तो ऑडिटर यहाँ पे कंक्लूजन बना लेता है और वो कंट्रोल पे रिलाई कर लेता है सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन को देख के। बट इन रियलिटी सैंपल साइज उसको क्या करना था, बढ़ाना था। मतलब 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन के लिए आप सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन पे कैसे रियलाई कर सकते हो कि 5 ट्रांजेक्शन ठीक है, चलो ठीक है, मेरे कंट्रोल ओवर परचेज भी क्या हो गए, ओके ही हो गए। अब हमने सैंपल जो है वो बहुत छोटा रख लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर जनरलाइजिंग का मतलब सिर्फ छोटे सैंपल के बेसिस पे आप नहीं जज कर सकते कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कोई मिसस्टेटमेंट होगी नहीं। मतलब 1 मिलियन के डेटा में आप सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन चेक करके कैसे बोल सकते हो कि सब कुछ ठीक है। यू हैव टू इंक्रीज योर सैंपल साइज। ठीक है, और इसी में अपना आ जाता है अनदर पॉइंट, we have third bullet also, that is using inappropriate assumption। किसका रिस्क रिड्यूस करना है, inappropriate assumptions लेने का, in determining nature, timing and extent of the audit procedure and evaluating their results। तो इसमें क्या है, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस। तो अब ऑडिटर को पता है, वो इतने साल से ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट की, उसको पता है कि गुड रेपुटेशन है मार्केट में। अगर मार्केट में गुड रेपुटेशन है तो उसके जो ऑपरेशन करने का तरीका होगा, रिवेन्यू जनरेट करने का तरीका होगा, जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडल करने का तरीका होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा। उसमें तो इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रोंग मिलेंगे। उसने ऐसा गलत अज्यूम कर लिया सिर्फ किस बेसिस पे कि उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत सही है,
आने वाले पिछले सालों में जब भी ऑडिट किया है ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ले ली। उससे क्या हुआ, ऑडिटर ने कंट्रोल्स पे रियलाई कर लिया, जिसकी वजह से उसने सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 315 और 330 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसने अभी के लिए तुम समझ लो कि ऑडिट प्रोसीजर कम कर दिए, ठीक है। बट रियल में क्या था कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या थे, इनइफेक्टिव थे। और क्या किया उसने, ओपिनियन गलत दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ और बचता है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। छोटा सा तो क्या, 3 पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ की समरी मैंने लिखवा रखी है, पहले हम बुक से देख लेते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस का क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, जरूरी है। दिस इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी, ये भी कर चुके, एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। रिपीटेशन दिया है, बुलेट पॉइंट्स को पैराग्राफ 4 में दे दिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, ये भी हम देख चुके हैं, जो हमने प्रोफेशनल जजमेंट में देखा था, ठीक है। इन लाइट ऑफ सर्कमस्टांस, फॉर एग्जांपल इन द केस वेयर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी हम अगेन ऐसे 240 में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, फ्रॉड की तरफ, उसको बोलते हैं। एंड a single document of a nature that is susceptible to the fraud is sole supporting evidence for a material financial statement amount। ये हम ऐसे 240 में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। आई विल बी राइटिंग रीड विद ऐसे 240, तब आएगा ये समझ। नेक्स्ट है द ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन। एक्सेप्ट करना चाहिए ऑडिटर को कोई भी जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट अगर उसको प्रोवाइड कर रही है तो उसको एक्सेप्ट करना है ऑल सिचुएशन में, एक्सेप्ट फॉर दो सिचुएशन जहाँ पे ऑडिटर को लग रहा है कि ये ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इनवॉइसेस का एग्जांपल दिया था, फॉर्मेट, नंबर ऑफ इनवॉइस मिसिंग, फिर उसके बाद जीएसटी जो है इनवैलिड था, या फिर जीएसटी नंबर ही नहीं था, ठीक है। Nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used as the audit evidences. In case of doubt about reliability of information or indication of possible fraud, for example, if condition identified during audit cause the auditor to believe that a document may not be authentic or that terms in a document may have been falsified, the essay required that auditor is to investigate further and determine what modifications or addition to the audit procedures are necessary to resolve the matter। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया है, इजी लैंग्वेज में बोलूं तो, और वो तुम लिख सकते हो। आप लिख सकते हो unless until auditor believes that there is contrary situation to believe that audit evidences are not authentic, then auditor may accept records and documents as genuine। इतना लिख के आओगे, पूरा नंबर मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं कट सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स फेक है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हर एक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करेगा उसको उसे जेन्युइन ही कंसीडर करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उसे ऐसा लगे कि जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट से मिले हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। फिर है द ऑडिटर कांट बी expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity's management। अब ऑडिटर काफी सालों से क्लाइंट से जुड़ा है और उसने हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और ऑथेंटिक की है, तो वो हमेशा हमेशा ये अज्यूम करेगा कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करती है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, अनलेस अनटिल देयर इज रीजन टू बिलीव कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। अगेन इस लैंग्वेज को तुम लिख सकते हो वैसे ही कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी पे ऑनेस्ट नहीं होने का प्रूफ मिल रहा है या बिलीव किया जा रहा है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है, तो ऑडिटर हमेशा ये मानेगा कि
मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्या है, ऑनेस्ट इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का भी टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोफेशनल जजमेंट देखा था, कुछ एक आधे पैराग्राफ्स रह गए थे जो कि हमने इस लेक्चर के शुरुआत में देख लिया, और इसी लेक्चर में हमने क्या कर दिया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को खत्म कर दिया, पूरा पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी भी बुलेट पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो यू में आस्क। अब हम देखते हैं समरी बनवाने की जरूरत है क्या। यहाँ पे बस मैं ये लिखवा देती हूँ मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया है ना। ऑडिट एविडेंस इज कॉन्ट्राडिक्ट इन्वेंट्री का एग्जाम्पल दिया, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट का। देन उसके बाद ऑडिट एविडेंसेस का मैंने तुम्हें बताया, इनवॉइसेस फ्रॉम 10 डिफरेंट सप्लायर, इनवॉइसेस फ्रॉम 10 डिफरेंट